मोदी शाह की मीटिंग देश में क्या होने वाला है, क्योंकि क्या चल रही है, एक ही चर्चा चल रही है कि भाई बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, आखिर क्या होने वाला है। 17 अप्रैल 2026 की तारीख याद है आपको? याद कीजिए 17 अप्रैल 2026 को क्या हुआ था, याद आया? नहीं आया तो चलिए हम आपको बता देते हैं। 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल गिर गया था। बीजेपी को 2/3 सांसदों का बहुमत नहीं मिला था और शायद उसी दिन बीजेपी ने यह मन बना लिया था कि अगले सत्र में इस बिल को पास करा कर रहे। क्या बिल पास हो पाएगा? पास होगा तो कैसे होगा? चलिए आपको पूरी खबर और पूरा गणित समझा देते हैं। 2 तस्वीरों को देखिए, शुरू इन तस्वीरों के साथ करते हैं। 20 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और सूत्रों का कहना है कि इस सत्र में बीजेपी महिला आरक्षण और परिसीमन बिल फिर से पेश कर सकती है, जिसके लिए बीजेपी कई महीनों से रणनीति बना रही है। बुधवार देर रात प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग हुई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी गुरुवार को 2 घंटे तक मीटिंग की। इन दोनों मीटिंग का एजेंडा क्या था? चलिए एक एक करके दोनों मीटिंग का विश्लेषण करते हैं। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पर बुधवार देर रात बीजेपी ने हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में पार्टी और संगठन के बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री BL संतोष शामिल हुए। ये बैठक 2 घंटे 15 मिनट चली। सूत्रों का कहना कि मानसून सत्र से पहले बीजेपी ने अपनी आखिरी रणनीति बनाने के लिए बैठक की थी, क्योंकि 17 अप्रैल को जो हुआ था वो बीजेपी कतई नहीं दोहराना चाहती। 17 अप्रैल से 16 जून तक क्या क्या बदल गया है, पहले आपको यह बता देता हूं। देखिए, लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते हैं और अगर सरकार कोई भी ऐसा बिल लोकसभा से पास कराना चाहती है तो संविधान के मूल ढांचे में बदलाव जो करता तो उसे 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए। 543 का 2/3 कितना हुआ? 352, यानी 352 सांसद सरकार के पक्ष में होने क्या है? जरूरी है। लेकिन जब 17 अप्रैल को लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर वोटिंग हुई तब एनडीए के समर्थन में सिर्फ 298 सांसदों ने वोट डाले थे। कितने? 298, जबकि 230 वोट सरकार के खिलाफ पड़े। कुल मिलाकर एनडीए 54 वोटों से पीछे रह गई और इन्हीं 54 वोटों को एनडीए अपनी तरफ करना चाहती है। अब ये होगा कैसे? आपके मन में भी सवाल चल रहा हो कि अब कैसे होगा भाई, चुनाव तो है नहीं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हुए, यानी राज्यसभा में बीजेपी मजबूत हो गई। ये 7 सांसद बीजेपी में तो आ गए, लेकिन इनके आने से लोकसभा के गणित में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी लोकसभा में एनडीए 298 से आगे नहीं बढ़ पाई। इसके बाद हुआ सबसे बड़ा खेला, और खेला मतलब पश्चिम बंगाल। जैसे ही पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आए तो टीएमसी के 28 सांसदों ने, हाँ भाई 28 सांसदों ने ममता दीदी का साथ छोड़ दिया और अलग हो गए। इनमें से 20 लोकसभा सांसद थे और कहा जा रहा है कि अब ये 20 सांसद एनडीए का समर्थन कर सकते हैं, यानी अब गणित कितना हो गया? 298 + 20 यानी 318। टीएमसी के बाद तमिलनाडु में डीएमके गुस्सा हो गई। कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर विजय थालापति के साथ सरकार बना ली, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि डीएमके भी एनडीए का साथ दे सकती है। फिलहाल डीएमके के पास 22 लोकसभा सांसद हैं। अगर इन 22 लोकसभा सांसदों को भी जोड़ लिया जाए तो एनडीए का नंबर कितना बैठता है? 318 + 22 यानी 340। लोकसभा का गुणा गणित आपको जैसा बता रहा हूं मैं, वैसा आपको कहीं देखने को नहीं मिले, लेकिन जादुई आंकड़ा कितना है? 352। इसके बाद भी बीजेपी को 12 सांसदों की जरूरत थी, जिसके लिए महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर शुरू हुआ और उद्धव गुट के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ हो गए, जिसके बाद आंकड़ा कितना पहुंच गया भाई साहब? 346। लेकिन अभी भी 6 सांसद कम है और उन 6 सांसदों को साधने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। सूत्रों का क्या दावा है? पिछले कई हफ्तों से एनडीए के नेता शरद पवार से बातचीत कर रहे हैं। शरद पवार गुट के पास फिलहाल 8 लोकसभा सांसद हैं
और अगर ये सांसद भी एनडीए को समर्थन कर देते हैं तब आंकड़ा कहां चला जाएगा? चाहिए था 352 और पहुंच जाएगा कितना? 354, यानी 2 ज्यादा। और एनडीए ये दोनों बिल क्या करेगी? लोकसभा से पास करा लेगी भाई। लेकिन सुनने में ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। जब टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष से पूछा गया कि क्या आप एनडीए को खुला समर्थन देने का ऐलान करती हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बता दिया है कि सीट तय कर रहा है। ये भी तो आसान नहीं है कि सीट में तो कोई बैठा हुआ है, उनको हटा के तो हमें नहीं बैठाएगा। तो वो लोग छानबीन कर रहे हैं कहाँ जगह मिलेगा, सारे को एक जगह में बिठाना है। 20 लोग, 1-2 नहीं है, 20 लोग हैं हम, तो 20 लोगों का सीट तो उनको निकलना पड़ेगा। वो देख रहे हैं, मिलते ही हमें उन चिट्ठी भेज के उन्होंने बता देंगे, हम वैसे ही बैठेंगे। हमें नया संसद बिल्डिंग में अलग से ऑफिस मिल गया है, हम लोग वही बैठ के बातचीत करेंगे आपसे। इशारों इशारों में काकोली घोष ये बात जरूर कह रही हैं कि वो साथ दे सकती हैं, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। मैं कंफर्म कर दूं, ये पक्का साथ देंगे। वहीं जब शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले से पूछा गया कि भाई चर्चा तो आपकी भी चल रही है कि आप भी एनडीए को समर्थन देने वाले हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये भी सुना देते हैं, सुनिए। We will consider provided consider इंग्रजी में रिपीट करती है, कंसिडर सपोर्टिंग इफ द 50% कैप इज टू बी डिस्कस्ड एंड द बिल हाउ विल इट बी इम्प्लीमेंटेड इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। इन दोनों ही सांसदों ने ना समर्थन देने से मना किया और ना समर्थन देने के लिए हामी भरी, यानी अब कुछ भी दावा करना मुश्किल है और ये बात एनडीए भी अच्छे से जानती है। इसलिए गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में क्या कर रहे हैं? लगातार बैठक कर रहे हैं। 14 जुलाई को पहले अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उसके बाद अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले और फिर एकनाथ शिंदे से भी उनकी मुलाकात हुई। लेकिन खास बात जानते हैं क्या है? खास बात यह है कि जब वो एकनाथ शिंदे से मिले तब उस कमरे में वो 6 सांसद भी मौजूद थे जो उद्धव गुट छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हुए। यानी मानसून सत्र से पहले बीजेपी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती और ये बीजेपी का राजनीति करने का स्टाइल है कि वो हार नहीं मानती है। कई लोग सोचते थे कि आर्टिकल 370 और 3 तलाक जैसे बिल कभी पास ही नहीं हो सकते, लेकिन ऐसे बिल को भी बीजेपी ने संसद में पास कराया है और अब उसकी नज़र महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर है, जिसके लिए ये सब मीटिंग की जा रही है। और मीटिंग का ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है भाई साहब। आने वाली 21 जुलाई को एनडीए के संसदीय दल की बैठक भी होने वाली है। और सूत्रों का क्या दावा है? सूत्रों का दावा ये है कि इस बैठक के बाद एनडीए लोकसभा में ये दोनों बिल पेश करेगी। इस बिल को लेकर बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है, आपको ये भी सुना देते हैं, सुनिए। जो महिला शक्ति वंदन अधिनियम लगा लोकसभा में, वो पारित नहीं होने दिया विपक्ष ने। मैं कहूँगा भगवान जगन्नाथ जी, आपकी यात्रा निकल रही है। मेरे आपसे आपके श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है कि विपक्ष को सद्बुद्धि दे और नारी का जो महिला का जो अधिकार प्रधानमंत्री देना चाहते हैं उसको देने के लिए उनकी सकारात्मक भूमिका हो। महिलाओं के आरक्षण का बिल जब भी आवे तो समर्थन करना चाहिए, जिससे महिलाओं का बहुत लंबा जो स्वप्न है उनका वो पूरा हो। चलिए, ये तो ही बीजेपी की बात। अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। 16 जुलाई को सोनिया गांधी ने अपने 10 जनपद आवास पर कांग्रेस की बैठक बुलाई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, पी चिदम्बरम, मनीष तिवारी और शशि थरूर को बुलाया गया था। मतलब कांग्रेस में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। और इस मीटिंग की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? कि शशि थरूर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बगल में बैठे थे। और ये तस्वीर खास इसलिए क्योंकि कई बार ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि शशि थरूर गांधी परिवार से नाराज हैं। कांग्रेस की यह बैठक भी संसद के मानसून सत्र को लेकर थी। दावा है कि इस बैठक में कांग्रेस ने भी अपनी पूरी रणनीति बना ली है और उनका एक ही एजेंडा है, विपक्ष को एकजुट किया जाए और ये दोनों बिल पास होने से रोका जाए। कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुनिए। महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये एक कलंकित 2/3 बहुमत होगा। हालांकि इनको 2/3 बहुमत लोकसभा में मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम
विपक्ष पार्टियों के साथ संपर्क में हैं, जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध किया था। इस मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी और ये मांग की कि परिसीमन के मुद्दे पर एक बार फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और सभी दलों को बैठाकर बातचीत की जाए। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि 4 दिन बाद संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और सत्र से पहले जिस तरह मीटिंग का खेल चल रहा है, उससे तो यही लगता है कि इस बार के सत्र में बहुत कुछ होने वाला है।